नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत ग्रहों का शुभ अशुभ योग पर। अर्थात किस प्रकार से शुभ अशुभ योग घटित होता है, कौन सा योग शुभ होता है, कौन सा अशुभ योग होता है। लाल किताब के अंतर्गत भाग 2 में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 पर भी चर्चा की थी और वो भी इसी से रिलेटेड था, लाल किताब में ग्रहों का योग से। और इसके भाग नंबर 1 से पूर्व का वीडियो जो मूविंग पिक्चर के साथ में वीडियो था, जो कि लाल किताब में ग्रहों का योग, वो भी इसी से रिलेटेड था। तो आज का टॉपिक भी लाल किताब में ग्रहों का शुभ अशुभ योग घटित कैसे होता है, इसी पर है। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जो कि इसी से रिलेटेड है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो यहाँ पर लाल किताब के शुभ अशुभ योग किस प्रकार से घटित होते हैं, ये आपसे मिस हो जाएंगे और आपको फलादेश करने में परेशानी हो। तो चलिए फटाफट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, फर्स्ट योग पर हम चर्चा कर लेते हैं। चंद्र चौथे घर में हो व बृहस्पति 9वें घर में होने पर राजयोग बनता है। क्या बनता है? राजयोग बनता है। ठीक, नेक्स्ट योग पर चर्चा कर ले। जब चंद्रमा का पक्का घर, यानी चंद्रमा का पक्का घर कौन सा होता है, यानी खाना नंबर 4, जो कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 4 नंबर में कर्क राशि को रिप्रेजेंट किया गया। कालपुरुष की कुंडली लग्न से चौथे घर तक जो खाना होगा, चौथा खाना, वो कर्क राशि होती है उस खाने की। और कर्क राशि का अधिपति बनते हैं चंद्रमा, जो कि वो अपना स्वयं का पक्का घर होता है, खाना नंबर 4। अगर वो खाली हो, किसी भी उच्च घर पर दृष्टि ना हो और खाना नंबर 4 खाली हो और किसी भी उच्च घर पर दृष्टि ना हो, जो शेष ग्रह चाहे जितने नीच के क्यों ना हो, फिर भी अकेला चंद्र ही उत्तम शुभ फल प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट योग पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि चंद्र के घर में बैठा ग्रह, चंद्रमा का घर कौन सा था? चौथा। बैठा ग्रह घर का साथी ग्रह बन रहा हो, उस घर का साथी ग्रह बन रहा हो, तो वह अच्छा फल देगा। कैसा फल देगा? अच्छा फल देगा। फिर चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, फिर वहां चाहे शत्रु ही ग्रह क्यों ना हो, तो भी वो कैसा फल देगा? अच्छा फल देगा। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं। जब चंद्र की दृष्टि शुक्र बुध शनि राहु केतु पर पड़ रही हो, चंद्र की दृष्टि शुक्र शनि राहु बुध केतु पर पड़ रही हो, तो जातक को अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कैसा परिणाम प्राप्त होगा? जातक को अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा पर उपरोक्त ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, दृष्टि डाल रहे हो ये ग्रह, यानी शुक्र बुध शनि राहु केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, इसके अपोजिट, तो क्या होगा? चंद्रमा का फल मंदा होगा। चंद्रमा का फल कैसा प्राप्त होगा? मंदा प्राप्त होगा। तो खास करके इन योगों को बहुत ध्यान में रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे नंबर पॉइंट 5, जन्म कुंडली में बृहस्पति देव पहले घरों में हो, अर्थात 1 से 6 घरों में बृहस्पति देव विराजमान हो और केतु बाद के घरों में विराजमान हो, अर्थात 7 से 12 घरों में के अंतर्गत केतु विराजमान हो,
तो दोनों की अपेक्षा चंद्रदेव का फल कैसा मिलना चाहिए, जातक को नीच का होगा। तो चंद्रमा का फल नीच का प्राप्त होगा अगर 1 से 6 घरों में बृहस्पति देव विराजमान है और 7 से 12 घरों में केतु देव विराजमान हो, तो इस कंडीशन में चंद्रमा का अशुभ फल प्राप्त होगा। खास इंपोर्टेंट योग है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट योग हम देखेंगे, जब चंद्र पहले घरों में व शत्रु ग्रह बाद के घरों में, अर्थात 6 से 12 घरों में शत्रु ग्रह बैठे हो, 1 से 6 घरों में चंद्रमा की मौजूदगी की, इन 1 से 6 घरों के अंतर्गत किसी भी एक भाव में, तो चंद्र अपना प्रभाव शत्रु ग्रहों को नहीं देता है। और जब शत्रु ग्रह, जब चंद्र के शत्रु ग्रह व चंद्र दोनों ग्रह इकट्ठे हो, शत्रु ग्रह और चंद्रमा दोनों इकट्ठे हो, तो दोनों का, तो क्या होगा, दोनों का फल नीच का हो जाता है। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर ले, जब शत्रु ग्रह पहले घरों में हो और चंद्र बाद के घरों में हो, तो चंद्र का बुरा प्रभाव शत्रु ग्रहों पर नहीं पड़ेगा। ये योग हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं, चंद्र तीसरे घर में, बृहस्पति 9वें और बुध 5वें घर में होने पर, अर्थात चंद्रमा तो तीसरे घर में हो, बृहस्पति 9वें घर में हो, खंड नंबर 3 में चंद्रमा, खंड नंबर 9 में बृहस्पति और बुध खंड नंबर 5 में हो, तो होने पर क्या शुभ ही परिणाम जातक को प्राप्त होंगे। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे सूर्य पंचम भाव में और बृहस्पति दूसरे या 9वें घर में होने पर जातक राजसी ठाट भोगता है। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं, जब मंगल अशुभ यानी चौथे घर में या 8वें घर में हो और शनि खंड नंबर 9 में हो, ठीक है, तो बर्बादी का कारण बनेंगे ये योग। तो इस प्रकार से अगर यह योग घटित है तो इसका बर्बादी होगी जातक की, ठीक है, नुकसान पे नुकसान होगा उस पर, ठीक है। नेक्स्ट योग पर हम यहां पर देख लेते हैं, खास इंपोर्टेंट योग, शुक्र पहले घर में, बुध तीसरे घर में होने पर क्या होगा, ये नीचे दिए गए योग भी इसी से रिलेटेड घटित हो। जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य खंड नंबर 4 में व मंगल खंड नंबर 10 में हो, तो पुत्र भाई भतीजों की मृत्यु होती है। क्या होते हैं, पुत्र भाई भतीजों की मृत्यु होती है। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं, सूर्य मंगल के साथ और शुक्र केतु के साथ होने पर पत्नी पुत्र पिता क्रम से बीमार होते हैं। ये योग हमें खास करके ध्यान रखना है इस योग का। नेक्स्ट योग पर चर्चा करें, जन्म कुंडली में 5वें या 9वें घर में मंगल हो या फिर मंगल 10वें में हो, तो जातक वह उत्तम फल देता है। तो जातकों को कैसा फल मिलेगा, उत्तम फल होगा। मंगल शनि साथी बनता है, तो क्या होगा, मंगल शनि साथी बनेंगे। यानी 5वें घर में, जन्म कुंडली के 5वें घर या 9वें घर में मंगल हो या फिर 10वें 11वें में हो, तो जातक को उत्तम फल प्रदान होगा और मंगल शनि साथी बनते हैं। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे, चंद्र बुध मंगल मिलकर दूध में शहद का काम करे। कैसा, दूध में शहद होता है, ठीक है। और मंगल 6वें घर में हो, तो जातक को 2 चाचा होता है, तो जातक के 2 चाचा होते हैं। ये योग हमें ध्यान में रखना है। जब बुध चंद्र से पहले घरों में हो, तो ना जाने जातक के मुंह से कब कड़वी बात निकल जाए, क्योंकि कड़वी बात निकलने से जातक अपने आप अपनी मुसीबत खड़ी कर लेता है। तो इसलिए इस योग को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं, वर्ष फल के अनुसार 9वां बुध, अर्थात 9वें घर में बुध आ जाए या 11वें घर में बुध आ जाए, तब जातक किसी भी साधु से ताबीज ले ले तो जातक पर बुरा असर करता है। और अगर वर्ष फल में 9वें घर में बुध हो या 11वें घर में बुध आ जाए, तो घर में बबूत, ठीक है, इस प्रकार से मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी प्लांट तो रखना वर्जित है उसके लिए, ठीक है। और ज्यादातर घर में अगर धूप गंडे वंडे वगैरह रखेगा, जो दुखों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 9वें घर में या वर्ष फल के अनुसार 9वें घर में या 11वें घर में बुध आ जाए, तो हमें किसी साधु संतों से ताबीज गंडा, किसी प्रकार की बबूत वबूत
या धूप वूप नहीं रखना है घर के अंदर लाकर, नहीं लेना है। तो इसलिए साधु से किसी भी प्रकार का ताबीज या गंडा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे 13 नंबर योग। वर्ष फल के अनुसार जब शनिदेव पहले घर में आ जाए तब पिता को कष्ट रहता है, माँ अलग हो जाती है। 54वां वर्ष माता के लिए भारी होता है। लगने में शनि पहुंच जाए तो वहां पर सूर्य को खराब करेगा, क्योंकि सूर्य का अपना कारक घर होता है और सूर्य का संबंध पिता से होता है। और वह पिता को भी खराब करेगा, पिता को कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि शनि वहां खान नंबर 1 में पहुंचेगा। तो अब सूर्य जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में जिस भाव में भी बैठा होगा उस भाव को भी खराब करेगा, और जो अपनी राशि सूर्य की उस राशि को भी प्रभावित करेगा, और मां उससे जुदा हो जाएगी, अलग हो जाती। और जो 54 ईयर्स होगा वो माता के लिए भारी होगा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने उम्र के चार्ट पर चर्चा की थी, जो कि 54वें वर्ष में किस ग्रह का प्रभाव रहेगा जातक पर, वो रहेगा चंद्र का, जो कि मां के लिए हानिकारक रहेगा। तो माता के लिए क्या रहेगा, भारी होगा। तो इस प्रकार से 13 योग पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट 14 नंबर योग पर चर्चा कर लेते हैं। खाना नंबर 2 में बृहस्पति और खाना नंबर 6 में सूर्य, चंद्र, शनि हो और खाना नंबर 5 खाली। ठीक है, तो जातक को इज्जत मान प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट योग पर चर्चा करेंगे। खाना नंबर 2 में बृहस्पति व खाना नंबर 6 में केतु विराजमान हो तो जातक को अपनी मौत का पता पहले से ही चल जाता है कि मैं कब मरूंगा। नेक्स्ट योग पर चर्चा करेंगे। खाना नंबर 4 में बृहस्पति का संबंध चंद्र के साथ में हो जाए, ठीक है, तो जातक का मकान आलीशान होता है। जे योग हमें ध्यान में रखना। अगर चंद्रमा के साथ में खाना नंबर 4 में चंद्रमा के साथ में बृहस्पति बैठा हो तो हम बोल सकते हैं तुरंत के आपके आलीशान मकान होगा या आलीशान मकान होता है। इस प्रकार से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वहां सरकार द्वारा लाभान्वित होता है इस प्रकार के योग से। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर ले नंबर 17। सूर्य के साथ या सूर्य की महादशा के समय यदि केतु अच्छे स्थान पर ना हो तो केतु की 6 वर्ष की महादशा जातक पर भारी पड़ती है। यह हमें ध्यान रखना है। यदि केतु शुभ स्थान पर नहीं हो तो केतु की जो महादशा आएगी उस पर वो भारी रहेगी जातक पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योग है जो कि आपको ध्यान में रखना है। जन्म कुंडली को फलादेश करते वक्त कौन सा ग्रह कब घटित हो जाता है, तो इस प्रकार से हमें इन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 18 योग पर चर्चा कर लेते। वर्ष फल में शुक्र खान नंबर 9 में आ जाए तो जातक को निकम्मा बना देता है शुक्रदेव, क्योंकि खान नंबर 9 का जो कारक स्वामी बनता है बृहस्पति देव बनता है। तो बृहस्पति का शत्रु शुक्र। तो योग अगर कुंडली में है तो जातक को जिस वर्ष भी खंड नंबर 9 में शुक्र आएगा उस वर्ष जातक को निकम्मा बना देगा। तो यहाँ पर शुक्र का इलाज भी हमें करना बेहद जरूरी। नंबर 19 शुक्र खंड नंबर 3 में, चंद्र खंड नंबर 3 या 5 में आ जाए, ठीक है, तो शुक्र खंड नंबर 3 में हो, चंद्रमा तीसरे या 5वें में हो तो नीच का फल प्राप्त होता है। खाना नंबर 10 में बृहस्पति या सूर्य हो और खाना नंबर 5 में भले ही कोई मित्र ग्रह बैठा दिया जाए या बैठा हो फिर भी वह शत्रुता ही करेगा, तो वह संतान संबंधित परेशानी का सामना खड़ा करना पड़ेगा। संतान संबंधित परेशानी खड़ी कर देगा, ठीक है। पर ग्रहों के योग पर हम देखेंगे 21वां योग। शुक्रदेव जब नीच का हो यानी कि जन्म कुंडली में 1, 6, 9वें घर में से किसी भी एक भाव में हो शुक्रदेव, या तो नीच का हो या तो इन भावों में 1, 6, 9, 9वें
भावों में से किसी भी एक घर में हो तो 25वें वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? 25 वर्ष में। तो 25वें वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने इन 21 योगों पर चर्चा की। लाल किताब में किस प्रकार से शुभ अशुभ योग घटित होता है। मैं करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर भाग 3 में लाल किताब में ग्रहों के योग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।